लेट्स सेलिब्रेट टुडे सेशंस का। कल हमने हॉस्पिटल प्लानिंग डिजाइनिंग के बारे में फर्स्ट पार्ट कंडक्ट किया। आज हम उसी में कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट आज हम देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। आज मैं आपको बेसिक टिप्स देने वाला हूँ अस्पताल के बारे में। तो जो हम कल हमने देखा तो उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डाल दीजिए। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। कौन सा आता है। तो लेट अस स्टार्ट। तो प्राइवेट हॉस्पिटल यानी अपना खुद का हॉस्पिटल। फॉर एग्जांपल इनामदार हॉस्पिटल, पुणे में फातिमा नगर में इनामदार हॉस्पिटल है। बहुत ही शानदार हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल, अब मेरा खुद का हॉस्पिटल यानी वो प्राइवेट हो गया। मेरी खुद की व्हीकल, उसी हिसाब से मेरा खुद का अस्पताल प्राइवेट हो गया। पार्टनरशिप हॉस्पिटल, 2-4 डॉक्टर्स इकट्ठा होकर उन्होंने एक अपना अस्पताल बनाया है, तो वो पार्टनरशिप हो गया। फॉर एग्जांपल मगरपट्टा सिटी में हड़पसर में नोबल हॉस्पिटल है। तो बहुत ही शानदार हॉस्पिटल है। डॉक्टर DN माने उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो एक जो उन्होंने 7-8 लोग नामांकित डॉक्टर से इकट्ठा के उन्होंने अपना एक हॉस्पिटल बनाया। तो एक पार्टनरशिप होगी। उसमें क्या होता है, शेयर्स रहते। तो इतना परसेंटेज इसका, उतना परसेंट, 30%, 40%, 10%, 5%, अलग अलग हिसाब से उसमें उनके शेयर्स रहेंगे। प्राइवेट ट्रस्ट हॉस्पिटल उसमें बहुत सारा जो नॉन प्रॉफिट बेसिस पे चलता है और उसमें सब कुछ बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल रहता है। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल, बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी हॉस्पिटल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये अस्पताल के क्लासिफिकेशन है। जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट है उनको अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें प्लानिंग डिजाइनिंग में उनको ये अस्पताल के बारे में लिखना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल उन्होंने उसमें ये सब बातें लिखना है। तो हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, बहुत सारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, उसमें स्टेट का हस्तक्षेप रहता है। मिलिट्री हॉस्पिटल रहता है। रेलवे हॉस्पिटल रहता है। रेलवे अपने मरीजों के लिए, अपने पेशेंट के लिए अपना अस्पताल बनाती है। अगर कुछ कैजुअलिटी हो जाती है तो उनको ट्रीट करने के लिए। कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल रहता है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल रहता है। मिलिट्री हॉस्पिटल, फॉर एग्जांपल बेलगाम में मिलिट्री का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। सियाचिन में भी मिलिट्री का हॉस्पिटल है। पुणे में स्वारगेट के यहाँ मिलिट्री का अपना हॉस्पिटल है। एम्स के थ्रू वहाँ सिलेक्शन होता है डॉक्टर्स का। बाद में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेडिसिन, कौन सी पैथी है। हिंदुस्तान में 4-5 टाइप की पैथीज चलती है। एलोपैथ, जो मॉडर्न मेडिसिन हम उसको कहते हैं, उसके मेडिकल कॉलेजेस से अलग से। बाद में आयुर्वेद का है, अष्टांग आयुर्वेद फॉर एग्जांपल। तो जो आयुर्वेद जड़ी बूटी वाले, तो आयुर्वेद का हॉस्पिटल, एलोपैथी हॉस्पिटल, आयुर्वेद हॉस्पिटल, होम्योपैथी हॉस्पिटल, बाद में यूनानी हॉस्पिटल एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल। बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द हॉस्पिटल, स्मॉल साइज हॉस्पिटल 50 बेड का है, अप टू 100 बेड का है, तो वो स्मॉल साइज में आ जाएगा। इनलैक्स बुधरानी फॉर एग्जांपल। बाद में मीडियम साइज हॉस्पिटल जो नोबल हॉस्पिटल है, बाद में
इनामदार हॉस्पिटल है, सह्याद्री हॉस्पिटल है, उनके ब्रांचेस है, लेकिन मीडियम साइज में उनको गिना जाता है। कराड़ में सह्याद्री का हॉस्पिटल है, बीबीवाड़ी में है, उनका अपना अपना ब्रांचेस है, डेक्कन में है, बाद में हड़पसर में है, ऐसा उनका बहुत सारा ब्रांचेस है। तो वो मीडियम साइज हॉस्पिटल। लार्ज साइज हॉस्पिटल उसमें भारतीय विद्यापीठ का जो है कात्रज में, वो उनका आ जाएगा। DY पटेल मेडिकल कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज का है वो लार्ज साइज में आ जाता है। कराड़ में कृष्णा हॉस्पिटल जो मेडिकल रिसर्च सेंटर है वो 1125 बेड का, तो ये जो हॉस्पिटल है वो बिग साइज में आ जाएगा। संचित हॉस्पिटल मीडियम साइज में आ जाएगा, जो शिवाजी नगर में स्थित है पुणे में। सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है वो मीडियम साइज में आ जाएगा। रूबी हॉस्पिटल, जहांगीर हॉस्पिटल, तो मीडियम साइज में आ जाएंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लोकेशन, गांव में है, विलेज में है, सिटी में है, टाउन में है, उस हिसाब से हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेवेन्यू जनरेशन, कितना रेवेन्यू होता है उस हिसाब से। फ्री हॉस्पिटल है, प्रॉफिट हॉस्पिटल है, नॉन फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल है, तो उस हिसाब से हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ केयर प्रोवाइडेड, फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शियरी केयर। टर्शियरी केयर यानी वहाँ सब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ सब टाइप के ऑपरेशंस कंडक्ट होते हैं। यूजुअली वो मेडिकल कॉलेज में दिखाई देता है। बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स, द हॉस्पिटल में भी क्लासिफाइड एज जनरल हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यूनि स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल, जहाँ रिसर्च कंडक्ट किए जाते हैं वो, और स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, वो टीचिंग हॉस्पिटल में उनका वर्गीकरण होता है। तो हम जब अपना हॉस्पिटल बना रहे तो हमें एक प्लानिंग टीम बनानी पड़ेगी। तो प्लानिंग टीम में मेंबर्स कौन से रहेंगे? एक अपनी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग टीम रहनी चाहिए। तो उसमें हमें एक जो डायरेक्टर और चेयरमैन है, जो पैसे लगाने वाला है हॉस्पिटल बनाने के लिए, चेयरमैन, डायरेक्टर, बाद में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, CEO ऑफ द हॉस्पिटल, CO ऑफ द हॉस्पिटल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर, नर्सिंग एडवाइजर, जो हमें प्लानिंग करने वाले हैं। तो फ्लोर पे किस हिसाब से नर्सिंग स्टेशन रहना चाहिए, किस हिसाब से हमें वो हैंडल करना है, नर्सिंग एडवाइजर रहना चाहिए, आर्किटेक्ट रहना चाहिए, सिविल का एक आदमी रहना चाहिए, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हमें कंसीलर फिटिंग करना है, किस हिसाब से लाइट का सप्लाई करना है, सोलर सिस्टम बिठाने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, स्पेशलाइज्ड फ्रॉम वेरियस क्लिनिकल ब्रांचेस, पेडियाट्रिक का है, गायनेक का है, ऑर्थो का है, प्लास्टिक सर्जरी का है। तो हर स्पेशलिटी के डॉक्टर चाहिए। बाद में प्लानिंग टीम में इंजीनियर्स प्रिपेयर प्लान फॉर हॉस्पिटल, जो इंजीनियर्स है वो क्या करेंगे, अस्पताल के लिए प्लान बनाएंगे। 1 एकड़ में अपना है, 50 एकड़ में अपना हॉस्पिटल है, तो कैसे रहना चाहिए, तो उसके बारे में वो प्लान डिजाइन करेंगे और मैनेजमेंट के सामने वो दिखाएगी प्लान। ही शुड हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। हम जब किसी कंस्ट्रक्शन को अपना काम देने वाले, तो उनका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करेंगे, उन्होंने कौन से कॉलेज का काम किया है, कौन से हॉस्पिटल का काम किया है, उनके प्रीव्यूज देखेंगे। वो कंपनी के हम क्या करेंगे, मार्केट में हैसियत कितनी है, काम वो पूरा कर पाएंगे नहीं, उनके पास मैन पावर है क्या नहीं उतना, उनके पास उतना स्ट्रक्चरल प्लान हैंडल करने के लिए उनकी कैपेबिलिटी है या नहीं है। नहीं तो हमारा पैसा लेगी और भाग जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो काम पेंडिंग हो जाएगा, 1 साल में जो होना है उसके लिए 2.5 साल, 10 साल, 5 साल लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं। तो हम जो अपना टेंडर देने वाले हैं, तो उनका मार्केट में उनकी हैसियत देखेंगे, तो उनको उस हिसाब से हम अपना काम देंगे। ही वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद एडमिनिस्ट्रेटर, जो अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेटर है, डायरेक्टर है, उसके साथ उन्होंने अपना काम करना है। प्लानिंग जो इंजीनियर है उन्होंने। बाद में आर्किटेक्चर, ही शुड हैव नॉलेज ऑफ द वर्क
इन्वॉल्व इन द हॉस्पिटल सेटअप। हॉस्पिटल जो सेटअप रहता है उसमें उसने काम किया रहना चाहिए। बड़े बड़े हॉस्पिटल रहते हैं तो उसमें उनका काम रहना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तभी वो हमें मदद करेंगे। नर्सिंग एडवाइजर और डायरेक्टर हेल्प्स इन वार्ड प्लानिंग एंड वार्ड डिजाइनिंग। नाइट एंगल प्लान चाहिए, किस हिसाब से नर्सिंग स्टेशन कहाँ रहना चाहिए, तो वो एडवाइस करने के लिए रहना चाहिए। बाद में मार्केट सर्वे, हम अपना हॉस्पिटल बना रहे तो मार्केट सर्वे करेंगे। हाईवे के बाजू में है, हाईवे से कितना अंदर है, सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, विलेज है, कितना लोग वहां आ सकते हैं, दूर से ट्रैवलिंग करने के लिए क्या साधन है, संसाधन है, तो मार्केट सर्वे करेंगे। सर्वे द सर्विस एरिया वेयर यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश द हॉस्पिटल, वहां हम अपने ग्रुप करेंगे और उनको सर्वे करने के लिए बोलेंगे। इसमें मार्केट सर्वे इज इसेंशियल। तो हमें कौन सा बैंक लोन देने वाली है, तो सीए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहना चाहिए। बैंक कौन सी हमें लोन दे सकती है, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ तक का लोन अपने हैसियत के हिसाब से हमें कौन सी बैंक देने वाली है, तो वो देखेंगे। कंसल्टेंट कौन से आ सकते हैं, अगर हम विलेज एरिया में काम कर रहे हैं तो सिटी के, मेट्रोपॉलिटन सिटी के डॉक्टर्स उधर तक नहीं आएंगे, तो 50 किलोमीटर है तो वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे। तो हमें वो देखना चाहिए कि अपने यहाँ कंसल्टेंट कितने हैं, तो शहर में बहुत सारे कंसल्टेंट मिल सकते हैं, विलेज में थोड़ा दिक्कत आती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल हेल्प फॉर दिस। तो इसके बारे में हम अपना मार्केट सर्वे करेंगे। मार्केट सर्वे करने से हमें पता चलेगा, फ्यूचर हमें डेटा मिलेगा और उस हिसाब से डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग ऑफ द हॉस्पिटल, नीड एंड डिमांड। पब्लिक की डिमांड क्या है, यहाँ गायनेक का अस्पताल ही नहीं है, प्रसूति का करने के लिए अस्पताल नहीं है, और दूर से रूरल एरिया में बहुत दिक्कत आती है, वहां से एक उधर कोई स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, आर्थोपेडिशियन नहीं है, पेडियाट्रिशियन नहीं है, तो यहाँ बच्चों की बहुत दिक्कत आ रही है उनको ट्रीट करने में। तो हमें वो डेटा एंड डिमांड एंड नीड, इसके बारे में हमें देखना चाहिए। डेमोग्राफिक डिटेल्स, इट इंक्लूड पॉपुलेशन स्ट्रेंथ, एज, सेक्स, एजुकेशन लेवल, सोशल कस्टम्स, हाउसिंग, सैनिटेशन। तो सोशल कस्टम्स यानी हिंदू का अलग अलग त्योहार होते हैं, मुस्लिम का अलग है, क्रिश्चियन लोगों का अलग है। तो हम अपना जो डेमोग्राफिक डिटेल्स, कौन सा पॉपुलेशन कितना वहाँ रहता है, और वो कैसे अट्रैक्ट कर सकता है, मार्केटिंग की टीम हमें एस्टेब्लिश करनी है उस हिसाब से। तो बाद में आ गया डेमोग्राफिक डिटेल्स के बाद जियोग्राफिकल डिटेल्स डेटा। इट इंक्लूड एक्सेस टू द हॉस्पिटल बाय रोड्स, रोड से आ सकता है, बाद में रेलवे से आ सकता है, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। अगर रूरल एरिया है, वहां से रास्ता नहीं है, तो वहां से लोग कैसे आएंगे, बाइसिकल है क्या, अपने ट्रांसपोर्ट हॉस्पिटल की पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है क्या, तो उस हिसाब से हमें वो पेशेंट्स रूरल एरिया के अर्बन एरिया में शिफ्ट हो सकेंगे। डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग द हॉस्पिटल, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल सब इसके ऊपर, मनी के ऊपर सब है। तो इट हेल्प्स इन टाइप ऑफ बिल्डिंग, फैसिलिटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, हम कौन कौन सी फैसिलिटी देंगे, सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, सोनोग्राफी, एक ही छत के अंदर हम देने वाले हैं। हमारे पास प्लास्टिक सर्जन भी उपलब्ध है, एंडोस्कोपी है, फैसिलिटी है, बाईपास की है, एंजियोप्लास्टी है, और जो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है उनको हम रन करने वाले हैं, जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, देन पुलिस कल्याण जो स्कीम रहती है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। यानी महाराष्ट्र पुलिस कुटुंब कल्याण आरोग्य योजना, अभी हम महाराष्ट्र में हैं तो पुलिस के लिए MPKY एक स्कीम है, आयुष्मान भारत स्कीम है, तो ये सारे हम स्कीम रन करने वाले हैं। बाद में
आई बेड रहता है, विकर सेक्शन रहता है, धर्मदा आयुक्त से हम अपना टाइप करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से हम अपने टाइप करेंगे। तो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी एक बार टाइप हो जाने के बाद रिएम्बर्स करने की जरूरत नहीं है, कैशलेस हो जाएगा पूरा सिस्टम और पेशेंट भी अट्रैक्ट होएगा। बिल्डिंग, बिल्डिंग में क्या है, साइट लेआउट, साउथ ओरिएंटेड, डायरेक्टली सनशाइन इनटू द बिल्डिंग। साइट कौन से किधर उसका रहना चाहिए। अभी हमने पुणे में शनिवार वाड़ा देखा तो वो दिल्ली की तरफ यानी उत्तर की तरफ देखता है। तो एक यानी वास्तुशास्त्र का भी हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी हम अपना बनाएंगे। विंडोज, बिग सरफेस इज सनशाइन इनसाइड डायरेक्टली। अगर विंडो बड़ी रहेगी तो सूरज की किरणें आएंगी, उसके साथ ही हवा का झोंका भी आएगा, तो ज्यादा पैसा हमारे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर खर्च नहीं होगा। उसके साथ हम बिल्डिंग मटेरियल्स किस हिसाब से बनाने वाले हैं, रूफ कैसा रहना चाहिए, बेसमेंट कैसा रहना चाहिए, वॉल्स कैसे रहने चाहिए, स्टोन का है, कंक्रीट का है, वुड का है, वुड प्लस स्टोन है, क्या सीधा कंक्रीट का है। अभी सीमेंट की विट बड़ा बड़ा आ रहा है मार्केट में, वो उठाने के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए आसान होता है, जल्दी उससे काम हो जाता है और लाइट वेट रहती है। तो उस हिसाब से हम बनाएंगे। रूफ कैसे, ग्रीन रूफ रखेंगे या सोलर पैनल बैठाएंगे, बेसमेंट में कैसे स्टोन का रखेंगे या कंक्रीट का रखेंगे। हाँ, जांबा पत्थर में हम बनाएंगे, पत्थर में बनाएंगे, किस हिसाब से बनाएंगे। तो ये हमें इसके हॉस्पिटल प्लानिंग डिजाइनिंग के वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसी के साथ ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें ये सब लोग चाहिए। अस्पताल चलाने के लिए फार्मासिस्ट चाहिए, वार्ड बॉय चाहिए, हाँ, नर्सेज चाहिए, ब्रदर्स चाहिए, एक्सरे टेक्नीशियन चाहिए, सिटी स्कैन टेक्नीशियन चाहिए, एमआरआई का टेक्नीशियन चाहिए, डायलिसिस का टेक्नीशियन चाहिए। तो क्वालिफाइड नर्सेज आज की जरूरत है, हाँ, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की वो 137 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। डॉक्टर्स की कमतरता है, नर्सिंग की स्टाफ की, क्वालिफाइड नर्सिंग की कमतरता है। लोग तो क्वालिफाइड नर्सेस हमारे यहाँ रहने चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स रहने चाहिए, शाल बी अवेलेबल राउंड द क्लॉक 24/7 रहना चाहिए। एमबीबीएस अप्रूव्ड एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है हमें। शाल हैव एमबीबीएस डॉक्टर विथ रिक्वायर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, तो उनका उस हिसाब से एमएस, डीजीओ, इस हिसाब से उनका क्वालिफिकेशन भी हमें देखना है और वो वेरीफाई करना है। जब हम अपना अस्पताल बना रहे तो बहुत सारी दिक्कत आएगी, पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, लीगल रिक्वायरमेंट आएगी, लिफ्ट का आपने लाइसेंस लेना पड़ेगा। हाँ, लाइसेंस फॉर लिफ्ट, ईच लिफ्ट के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, डीजल स्टोरेज के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो अस्पताल चलाते वक्त हमें 60 से 70 तक लाइसेंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे। ऐसे हम अपना जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है वो हम कितना भी स्टोरेज टैंक में इकट्ठा नहीं कर सकते, उसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। तो हमें लीगल रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो बिल्डिंग कंप्लीशन लाइसेंस, FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, हमें कितना एलोकेट किया है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। लिफ्ट के लिए लाइसेंस, डीजल स्टोरेज के लिए लाइसेंस, रिटेल एंड बल्क ड्रग लाइसेंस, फार्मेसी का लाइसेंस, और रिन्यूएशन भी देखना चाहिए। एक बार उधर वॉल के ऊपर चिपका दिया फ्रेम में तो ऐसा नहीं चलेगा। तो रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए अप्रूव्ड है तो वो देखना चाहिए। फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस, अगर हम FDA का लाइसेंस लेना पड़ेगा, हाँ, तो जब हम कैंटीन चला रहे तो फूड का लाइसेंस लेना पड़ेगा हमें, फूड सेफ्टी लाइसेंस। AERB लाइसेंस एज पर AERB रेगुलेशंस। NOC फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट, अपना एक 8 मंजिला हम अस्पताल बना रहे तो फायर सेफ्टी के लिए हमने क्या क्या किया है, हुटर से क्या,
अग्निशमक व्हीकल है क्या, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स कितने सारे हैं, लैडर उतनी सारी है क्या। तो फायर सेफ्टी का एक मेजर प्रॉब्लम है वो टैकल करने के लिए हमें उनसे एनओसी लेना पड़ेगा। एम्बुलेंस कमर्शियल व्हीकल परमिशन, एम्बुलेंस का लाइसेंस रहता है, कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस, पोल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस। तो जो ये सारे लाइसेंसेस हमें इकट्ठा करना पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन अंडर नर्सिंग होम एक्ट एंड मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अस्पताल का। मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हम उसे बोलते हैं सी सर्टिफिकेट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट लाइसेंस, बहुत सारा घन कचरा इकट्ठा हो जाता है, सलाइन की बॉटल्स, निडल्स, आईवी सेट्स, ट्यूबिंग्स, जो ऑपरेशन के ट्यूमर्स वगैरह जो रहते हैं, तो ये इसको बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के लिए उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऑथराइजेशन ऑफ SCO बाय PCB MOU विथ वेंडर। देन रजिस्ट्रेशन अंडर नर्सिंग होम एक्ट, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सेकेंड। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट लाइसेंस, ऑथराइजेशन ऑफ SCO बाय PCB MOU विथ वेंडर। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से वो हमें MOU साइन करके लेना पड़ेगा कि इतना सारा हमें इंसिनेटर अगर आपके पास है तो उसके लिए आपके पास क्या है, तो उनके वो जरूरत पूरी करनी पड़ेगी आपको, और गवर्नमेंट का लाइसेंस कॉपी लेना पड़ेगा। आपको लेबर लॉज जो शासन के है, राज्य के लेबर लॉज है, देश के अपना लेबर लॉज, उस हिसाब से आपको अस्पताल चलाना पड़ेगा। बाद में आपको स्पिरिट का लाइसेंस रहता है, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, प्रोविडेंट फंड ESI एक्ट, जो 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम करेंगे तो उनको PF प्रोविडेंट फंड उनका देना चाहिए। तो MTP एक्ट, उसका लाइसेंस रहता है। PNDT प्रीनेटल डिटेक्शन टेक्निक्स, सोनोग्राफी का मशीन से उसका लाइसेंस। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, GST काउंसिल का आपका फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए, पैन कार्ड रहना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अंडर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, वाटर का, एयर का जो पोल्यूशन होगा उनका अथॉरिटी का लाइसेंस चाहिए। आर्म्स एक्ट 1950, अगर आपके पास गार्ड से और उनके पास वेपन रहना चाहिए तो आर्म्स एक्ट 1950 के तहत आपके पास वो भी लाइसेंस रहना चाहिए। ये बहुत सारे लाइसेंसेस है, वो आपको इकट्ठा करना ही पड़ेगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अंडर पोल्यूशन कंट्रोल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998।